चलिए बाबा शुरू करते हैं अपना रिवीजन फॉर द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल। सर एग्जाम के लिए बी ग्रेडेड टॉपिक है, 2 से 4 मार्क 5 मार्क पूछ लेते हैं। चलिए बाबा क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। हमने स्टार्ट किया सीखना गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया सर, सप्लाई या तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। इंटर स्टेट सप्लाई पे सर आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी लेवी होगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू मालूम चल गया तो आप रेस करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चलान। फिर गुड्स भेज दोगे सामने वाले को, बंदे को, विद द हेल्प ऑफ ए ई वे बिल। गवर्नमेंट बोलता है एक बार टैक्स इनवॉइस रेस कर लिया, डेबिट नोट रेस कर लिया, डिलीवरी चलान रेस कर लिया, भेज बेटा भेज, गुड्स भेज दे अपने सामने वाले बंदे को विद द हेल्प ऑफ ए ई वे बिल। क्योंकि रास्ते में जब तू सामान लेके जा रहा होगा ऑफिसर डंडा मार के बोलेगा बेटा दिखा ई वे बिल दिखा। चलिए शुरू करते हैं ई वे बिल। ई वे बिल बाबा बी ग्रेडेड टॉपिक है, 4 से 6 मार्क 5 मार्क तक पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सर ई वे बिल में हम कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 68 पढ़ेंगे प्लस रूल नंबर 138, रूल नंबर 138 ए बी सी डी ई भी पढ़ेंगे, ठीक है सर। सेक्शन नंबर याद रखना है क्या? इस चैप्टर में सेक्शन नंबर याद नहीं रखो तो भी चलता है, ठीक है सर। क्या बोलता है ई वे बिल का चैप्टर? पहला बात कि सर ई वे बिल किसको जनरेट करना है? याद रखिएगा अगर सप्लाई का मामला है या तो सप्लायर जनरेट करेगा या रिसिपिएंट जनरेट करेगा। अगर सप्लाई का मामला नहीं है तो कंजाइनर या कंजाइनी जनरेट करेगा। जो भी मूवमेंट क्रिएट करता है, जो भी मूवमेंट कॉज करता है वही जनरेट करेगा। सर समझ लीजिए मैंने बोला मैं गुड्स भेज दूंगा तो मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा। आपने बोला आप गुड्स आके ले जाओगे तो आप ई वे बिल जनरेट करोगे। सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो मान लिया जाएगा कि रिसिपिएंट ही मूवमेंट कर रहा है और रिसिपिएंट को ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सर कहां जाके जनरेट करेगा? ई वे बिल gst.gov.in में जाएगा और जनरेट करेगा ई वे बिल। सर कैसे जनरेट करेगा? अपलोड करेगा डिटेल पार्ट ए ऑफ जीएसटी EWB01 एंड पार्ट बी ऑफ जीएसटी EWB01 में, और सर ई वे बिल जनरेट कर लेगा। पार्ट ए ऑफ EWB01 जो होता है उसमें बेसिकली आप ट्रांजैक्शन डिटेल देते हो, पार्ट बी में आप सर ट्रांसपोर्टेशन डिटेल देते हो कि मोटर व्हीकल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रेल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एयर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारा डिटेल देना पड़ता है, ठीक है सर। जैसे ही आप पार्ट ए एंड पार्ट बी भर दोगे तो सर सिस्टम क्या करेगा? आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर दे देगा, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर मैं ई वे बिल क्यों जनरेट करूं? याद रखिएगा आपको जनरेट करना है ई वे बिल क्योंकि आप कर रहे हो कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 का ट्रांसपोर्टेशन, कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50,000 है, याद रखिएगा ई वे बिल मूवमेंट के लिए होता है, चाहे सप्लाई हो चाहे सप्लाई नहीं हो, गुड्स मूव हो रहे हैं तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा जब कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है। या फिर इंटरस्टेट मूवमेंट तो जॉब वर्कर कर रहे हो, जॉब वर्कर को इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो, या इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है कौन? हैंडीक्राफ्ट सप्लायर जिसको एग्जाम किया था फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24(1) या सेक्शन नंबर 24(2), जो हैंडीक्राफ्ट सप्लायर को एग्जम्पशन दिया हुआ है अंडर सेक्शन नंबर 24(1) एंड 24(2) फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उनको भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सर ये जो आपने कंसाइनमेंट वैल्यू बोला है याद रखिएगा इंटरस्टेट मूवमेंट टू जॉब वर्क और इंटरस्टेट मूवमेंट बाय अ सप्लायर who was exempted from registration under section number 24(1) and 24(2) बेसिकली हैंडीक्राफ्ट सप्लायर, उनके केस में तो बिना कोई लिमिट ₹1 का मूवमेंट पे भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अदर देन दैट अगर आप मूवमेंट करा रहे हो एनी अदर केस में तो सर आपको कंसाइनमेंट वैल्यू देखना पड़ेगा। कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब इनवॉइस का वैल्यू या डिलीवरी चालान का वैल्यू या बिल ऑफ सप्लाई का वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना है। टैक्स इनवॉइस में वैल्यू प्लस जीएसटी टोटल अमाउंट देखना है। बिल ऑफ सप्लाई में जो बिल ऑफ सप्लाई का अमाउंट है, डिलीवरी चालान में डिलीवरी चालान का अमाउंट देखना है। सर अगर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई है तो एग्जाम सप्लाई को एक्सक्लूड कर देना, फिर देखना वैल्यू। बेसिकली जीएसटी को इंक्लूड करके वैल्यू दिखा जाता है, ठीक है सर। सर कब ई वे बिल जनरेट करना है? हमेशा याद रखिएगा ई वे बिल आपको जनरेट करना है प्रायर टू द मूवमेंट, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रेल, एयर और शिप तो ई वे बिल में भी जनरेटेड आफ्टर मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि रेल का केस में क्या होता है, रेल, एयर और शिप का केस में आपको रेलवे रिसिट नंबर, एयरवे बिल नंबर या बिल ऑफ लेडिंग नंबर देना पड़ता है, और ये नंबर्स आपको जनरली ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होने के बाद ही मिलता है। तो आप ई वे बिल आफ्टर द
मूवमेंट स्टार्ट भी जनरेट कर सकते हो। ई वे बिल का वैलिडिटी के लिए लोगों ने पूछा तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो बाय ए बिग ट्रक विच इज ऑन ओवर डायमेंशनल कार्गो, या कोई मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जिसमें मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है और शिप भी इन्वॉल्व है, तो लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन मिलेगा। अगर सर नॉर्मल ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जिसमें शिप इन्वॉल्व नहीं है, या नॉर्मल ट्रक जिसमें ओवर डायमेंशनल कार्गो बेसिकली इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन अगर है तो लेस देन इक्वल टू 200 किलोमीटर के लिए 1 डे का वैलिडिटी मिलेगा। याद रखिएगा ये जो वैलिडिटी कैलकुलेट होता है, अगर आज जनरेट किया ये बिल तो सर कल शाम तक वैलिड रहेगा, क्योंकि आज रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक माना जाता है। तो अगर मैंने अर्ली मॉर्निंग आज जनरेट कर लिया तो आज के दिन तो वैलिड है, लेकिन आज के दिन को काउंटिंग में नहीं लेंगे। आज रात से कल रात तक ये बिल बेसिकली वैलिड बोला जाएगा। वैलिड कब तक है? कल रात तक है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, आपने अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 सेंड करना है, या सर आपने समझ लीजिए इंटरस्टेट मूवमेंट टू जॉब वर्कर करा रहे हो, या आप वैसे व्यक्ति हो हैंडीक्राफ्ट सप्लायर जिसको एग्जाम किया है फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24(1) and 2, तो सर आपको जनरेट करना पड़ेगा ई वे बिल। ठीक है सर, ई वे बिल जनरेट कर लिया। अब समझ लीजिए मोटू भेज रहा है गुड्स अपने पतलू को, तो सर उस समय क्या करेगा? रूल नंबर 138A आता है जो बोलता है आपको कैरी करना है डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज। तो सर जब आप गुड्स भेज रहे हो, जो ट्रक ड्राइवर है बेसिकली इसको हम पर्सन इन चार्ज बोलते हैं, इनको कैरी करना है क्या? इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल। अगर इंपोर्ट्स का मामला है तो वो बिल ऑफ एंट्री भी कैरी करेंगे। अगर इंपोर्टेड गुड्स लेके जा रहे हो, बेसिकली पोर्ट से समझ लिए गुड्स आपके घर पे आ रहे हैं, आपके ऑफिस आ रहे हैं, तो सर उस केस में जो ड्राइवर है उसको बिल ऑफ एंट्री भी साथ में कैरी करना है। ई वे बिल जरूरत नहीं पड़ेगा टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज इन केस ऑफ रेल, एयर और वेसल। क्या आपको लगता है वेसल का केस में मास्टर ऑफ द शिप कैरी करेगा ई वे बिल? सर क्या आपको लगता है एयर का केस में पायलट कैरी करेगी ई वे बिल? क्या आपको लगता है रेल का केस में जो रेलवे का ड्राइवर है या जो गार्ड है वो कैरी करेंगे ई वे बिल? नहीं सर, उस केस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है, टू बी कैरिड अलोंग। ठीक है सर, याद रखिएगा जब भी एक पर्सन जा रहा है तो उसको इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल साथ में कैरी करना है। अगर समझ लिए मैं एक सप्लायर हूं और मैंने ई इनवॉइसिंग किया है तो मैं जनरेट करूंगा QR कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वो QR कोड भी अगर मैं ड्राइवर को दे देता हूं तो भी चल जाएगा, QR कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब सर ड्राइवर गुड्स लेके जा रहा है, रास्ते में इंस्पेक्टर रोकेगा क्योंकि इंस्पेक्टर को कमिश्नर ने ऑथराइज किया है और इंस्पेक्टर ही आपके ट्रक का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। इंस्पेक्टर रोकेगा। रूल नंबर 138B आता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेयंस। ठीक है सर, कौन रोक सकता है? ऑथराइज प्रॉपर ऑफिसर ही आपको रोक सकता है और ऑथराइज करा गया है टू द इंस्पेक्टर बाय द कमिश्नर। ठीक है सर, इंस्पेक्टर मेरे को रोकेगा, उसके बाद आप उसे डॉक्यूमेंट दिखाइएगा, ई वे बिल दिखाइएगा प्लस कन्वेयंस भी चेक करने दीजिएगा। उसने देखा डॉक्यूमेंट को, उसने देखा ई वे बिल को, उसने देखा कन्वेयंस को, सब कुछ ठीक लगा तो बोलेगा जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन अगर उसे कुछ प्रॉब्लम लगा तो गए बेटा गए, हो जाएगा डिटेंशन और फिर सीजर, उसके बाद गुड्स का कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है। ठीक है सर, चलिए सर भगवान मैंने सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट सही रखे थे, मेरे को जाने दिया उसने। याद रखिएगा अगर रास्ते में जब आप जा रहे हो तब अगर आपके रास्ते में इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर नहीं है तो कोई और ऑफिसर भी चेकिंग नहीं कर सकता। लेकिन सर क्या कोई और ऑफिसर चेकिंग कर सकता है? यस, कमिश्नर का परमिशन के साथ, और अगर डिपार्टमेंट को कोई खुफिया खबर मिली है तभी कर सकता है। तो अगर डिपार्टमेंट को कोई खुफिया खबर मिली है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, तो any other officer may do the physical verification with prior approval from the commissioner. Otherwise याद रखिएगा आप जब गुड्स लेके जा रहे हो तो इंस्पेक्टर ही गुड्स का वेरिफिकेशन करता है। ठीक है सर, उसके बाद रूल नंबर 138C आता है कि इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ये ऑफिसर जो आपका गुड्स का इंस्पेक्शन कर लेता है, एक बार इंस्पेक्शन हो गया रास्ते में तो उसके बाद ऑफिसर बोलेगा आप जाइए। ऑफिसर क्या करता है? पहले विद इन 24 आवर्स समरी रिपोर्ट अपलोड करता है इन EWB 03 पार्ट ए, और सर फिर फाइनल रिपोर्ट अपलोड कर देता है इन EWB 03 पार्ट बी विद इन 3 डेज प्लस 3 डेज का एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकता है। याद रखिएगा एक बार अगर आपका चेकिंग हो गया तो सर बार बार चेकिंग नहीं होता है, पूरे रास्ते में फिर से आपका चेकिंग नहीं होगा, अदर देन द सिचुएशन जहां कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिला है कि सर ये बंदा जा रहा था रास्ते में कुछ अनलोड करके कुछ और अपलोड करके लेके जा रहा है, चेक किया जाए, तब सेकेंड टाइम चेकिंग होगा, अदरवाइज सेकेंड टाइम चेकिंग नहीं होगा। याद रखिएगा सर
किसने जनरेट करना है ई वे बिल? सप्लायर, रिसिपिएंट, कंजाइनर, कंजाइनी, जो भी मूवमेंट कर रहा है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मान लिया जाएगा रिसिपिएंट मूवमेंट कर रहा है और रिसिपिएंट जनरेट करेगा ई वे बिल। सर कहां जनरेट करेगा? www.eWaybill.gst.gov.in में जाएगा और जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? ई वे बिल पार्ट ए, पार्ट बी में डिटेल भरेगा और यूनिक ई वे बिल नंबर मिल जाएगा, ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। सर ई वे बिल कब जनरेट करना है? जब कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, इंटरस्टेट मूवमेंट जॉब वर्कर को करा रहे हो या इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट सप्लायर, जब उसको एग्जाम किया गया था फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24(1) और 24(2). ठीक है सर। और याद रखिएगा कंसाइनमेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, इनवॉइस में टैक्स अमाउंट इंक्लूड करना है, बिल ऑफ सप्लाई में बिल ऑफ सप्लाई का अमाउंट देखना है, डिलीवरी चालान में डिलीवरी चालान का अमाउंट देखना है। सर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अगर है तो एग्जाम सप्लाई का वैल्यू डिलीट कीजिएगा और जो अमाउंट बचेगा वो अगर 50,000 क्रॉस कर रहा है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल कब जनरेट करोगे? प्रायर टू मूवमेंट जनरेट करोगे, पोस्ट मूवमेंट भी जनरेट कर सकते हो अगर रेल एयरशिप का मामला है। ठीक है सर। ई वे बिल जब जनरेट कर रहे हो, ई वे बिल का नॉर्मली वैलिडिटी 200 किलोमीटर के लिए 1 डे मिलता है, लेकिन अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जहां शिप इन्वॉल्व है तो आपको मिलेगा 20 किलोमीटर के लिए 1 डे का वैलिडिटी। अब जब रास्ते में जा रहे हो तो पहले आपको डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सर इनवॉइस होता है, बिल ऑफ सप्लाई होता है, डिलीवरी चालान होता है, प्लस ई वे बिल होता है, प्लस सर इंपोर्ट के मामले में बिल ऑफ एंट्री भी लेके जाना है। जब आप रास्ते में जा रहे हो रूल नंबर 138 बी आएगा जो बोलेगा ऑफिसर आपका रोकेगा और आपका वेरिफिकेशन, आपका नहीं बाबा, कन्वेंस का वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद आपको जाने देगा। अगर सब कुछ सही लगा तो बेटा जाइए जाइए जाइए, आगे जाइए। उसके बाद रूल नंबर 138C बोलता है एक बार ऑफिसर ने चेकिंग कर लिया तो ऑनलाइन जाएगा। रूल नंबर 138C बोलता है कि EWB03 पार्ट ए और पार्ट बी में समरी रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट 24 घंटा, फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज अपलोड कर देगा। एक बार चेकिंग हो गया तो दोबारा चेकिंग आपका नहीं होगा अनलेस कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पाया गया था। ठीक है सर। अब याद रखिएगा अगर आपको डिटेन कर लिया मोर देन 30 मिनट्स तो आप एक काम कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर ऑनलाइन जाके एक EWB04 में ग्रीवेंस रिपोर्ट अपलोड कर सकता है। ठीक है सर। अब सुनिए, जब आप जा रहे हो रास्ते में तो सर क्या बोला था कि डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस भी कैरी करने हैं, लेकिन ये डिवाइसेस अभी कैरी करने नहीं पड़ते हैं। अगर कमिश्नर कोई क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर को नोटिफाई कर देता है तो उसको RFID डिवाइस साथ में कैरी करना पड़ेगा। ये RFID डिवाइस यहां लगा देगा। RFID डिवाइस में इनवॉइस का डिटेल्स डाल देगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, बेसिकली जो आपने इनवॉइसिंग किया है आपका जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है वो डिटेल डाल दोगे। क्या होगा उसमें बेसिकली इनवॉइस का डिटेल रहेगा। जब ये ट्रक पास हो रहा है तो यहां से सारा सिग्नल जाएगा, सिग्नल RFID रीडर के पास जाएगा। RFID रीडर क्या करेगा, जो आपने ई वे बिल का डिटेल्स गवर्नमेंट को बताया था वो ई वे बिल का डिटेल्स के साथ आपका इनवॉइस का डिटेल को कंपेयर कर लेगा, डोर खुल जाएगा और आप भाग जाइएगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर जब मैं रास्ते में जा रहा था, समझ लीजिए ट्रक बीमार हो गया तो क्या करना है। याद रखिएगा अगर समझ लीजिए ब्रेकडाउन का मामला है, रिपेयरेबल है, सेम ट्रक रिपेयरेबल है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन जाइए ऑफिसर से 8 घंटे पहले, आज रात को 12 बजे एक्सपायर होना है, मतलब 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद कभी भी एक्सटेंशन मांग सकते हो। रात को 12 बजे एक्सपायर हो गया तो भी नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक आप एक्सटेंशन ई वे बिल का ले सकते हो। ठीक है सर। समझ लीजिए कोई इश्यू हुआ और ट्रक चेंज हो रहा है, अगर सेम ट्रांसपोर्टर है या आप ही ट्रक दूसरा भेज रहे हो या आप ही का ट्रांसपोर्टर अपना दूसरा ट्रक भेज रहा है, उस केस में तो सिर्फ पार्ट बी जो मोटर व्हीकल का डिटेल होता है उसको आप अपडेट कर दीजिए। तो अगर कोई ब्रेकडाउन हुआ या ट्रांसशिपमेंट हुआ जिसमें ट्रक चेंज हो रहा है, अगर आप ही का कन्वेंस है, ओन कन्वेंस है या सेम ट्रांसपोर्टर है तो कुछ नहीं, बस पार्ट बी अपडेट करेगा और गुड्स को ले जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर है तो पहले ई वे बिल असाइन होगा उस दूसरे ट्रांसपोर्टर को, उसके बाद दूसरा ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, पार्ट बी ऑफ EWB01 का पार्ट बी जो बेसिकली ई वे बिल का पार्ट बी था उसमें अपना मोटर व्हीकल का डिटेल डालेगा और गुड्स लेके चला जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अपने एक ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल असाइन कर दिया है, अब दूसरा ट्रांसपोर्टर को अगर ई वे बिल असाइन करना है तो आप असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर ने ऑलरेडी पार्ट बी ऑफ EWB01 भर लिया है। अगर इसने पार्ट बी में अपना मोटर व्हीकल का डिटेल अपडेट कर दिया है, अब आप दूसरे ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल असाइन नहीं कर सकते। ये जो ट्रांसपोर्टर है यही दूसरे ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल असाइन करेगा, वो पार्ट बी अपडेट करेगा और गुड्स लेके जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर ई वे बिल का जरूरत कब कब नहीं पड़ता है, याद रखिएगा ई वे बिल का जरूरत नहीं पड़ता है अगर आप एलपीजी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, व्हेन गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर एलपीजी, केरोसिन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए होता है, या पोस्ट ऑफिस के जो बैगेजेस होते हैं, पर्ल, मोती, प्रीसियस स्टोन, मेटल, गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी, सर करेंसी, पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट, घर के सामान अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या कोरल अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो आपको ई वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा।
सर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय नॉन मोटराइज कन्वेयर, नॉन मोटराइज मतलब बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी वगैरह से, तो सर बैलगाड़ी के ऊपर क्या कोई नंबर होता है, तो सर ई वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम द कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट स्टेशन, या एयरपोर्ट से कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट से जा रहा है इनलैंड कंटेनर डिपोट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, या वहां से आ रहा है, तो उस केस में ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मूवमेंट हो रहा है नोटिफाइड एरिया में जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, समझ लीजिए असम में आ गया है फ्लड, गवर्नमेंट ने बोला इंटरनेट चल नहीं रहा है, इस केस में अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है ई-वे बिल का जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अगर ऐसा नोटिफाई कर दिया है कोई एरिया को, तो उस केस में उस एरिया से अगर गुड जा रहा है ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है एग्जम्प्टेड गुड्स का, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, तो भी ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा डी ऑयल्ड केक एग्जम्प्टेड गुड्स होता है, लेकिन फिर भी डी ऑयल केक के लिए गवर्नमेंट ने बोला है डी ऑयल केक पे हम रेगुलेशन लाना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है एटलीस्ट ई-वे बिल जनरेट कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि डी ऑयल केक बहुत स्मगल होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डी ऑयल केक के केस में ई-वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। सर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 का आइटम है, उस केस में ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बाई कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट सीएसडी कैंटीन, तो उस केस में भी ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। सप्लाई ऑफ हेवी वाटर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल अगर कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो वो भी ई-वे बिल जनरेट नहीं करेंगे। मूवमेंट अगर कर रहा है डिफेंस फॉर्मेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, AK-47 भेज रहे हैं यहां से वहां, बताएंगे थोड़ी सर, उस केस में ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मूवमेंट हो रहा है एम्प्टी कार्गो कंटेनर का, एम्प्टी ट्रक वगैरह के केस में ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। एम्प्टी सिलेंडर्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रिफिलिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा एम्प्टी सिलेंडर अगर रिफिलिंग के लिए भेज रहे हैं तो ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए मैं एम्प्टी सिलेंडर्स बनाता हूं और बेच रहा हूं, उस केस में ई-वे बिल का जरूरत पड़ेगा। अगर आप भेजते हो रिफिलिंग के लिए या रिफिलिंग से वापस आ रहे हैं, तो ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सर अगर आप बेचते हो, मैं सिलेंडर बना के बेचता हूं, सिलेंडर फैब्रिकेशन करता हूं, सिलेंडर बनाता हूं, तो सिलेंडर गुड्स है आपके लिए, तब ई-वे बिल का जरूरत पड़ेगा। बस एक छोटा सा पॉइंट था, बोल दिया। सर अगर कंजाइनर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कंजाइनमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रेल, तो ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर एक कस्टम पोर्ट स्टेशन से अनदर कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे हो रहा है, कस्टम पोर्ट स्टेशन पे जा रहा है, तो सर उस केस में भी ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन अंडर कस्टम सुपरविजन या सील, तो जीएसटी का ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर अगर ट्रांजिट कार्गो है जो नेपाल भूटान जा रहा है, नेपाल भूटान से आ रहा है ट्रांजिट कार्गो, तो उस केस में भी ई-वे बिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा सर, समझ लीजिए ये स्टेट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली में एक एरिया से दूसरे एरिया में गुड्स जा रहे हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से होते हुए जा रहे हैं। याद रखिएगा ये सप्लाई तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, लेकिन ई-वे बिल के केस में इसको बोला जाएगा इंटर स्टेट मूवमेंट, क्योंकि ये दूसरे स्टेट से होते हुए जा रहा है। इस मूवमेंट को हम इंटर स्टेट मूवमेंट बोलते हैं और सेंट्रल जीएसटी लॉ अप्लाई हो जाते हैं। सर ये तो मूवमेंट, तो ये सप्लाई तो इंट्रा है, यस बाबा, ई-वे बिल में हम सप्लाई नहीं देखते हैं, हम मूवमेंट देखते हैं, और इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट मूवमेंट। ठीक है सर, एक और बात बताइए, समझ लीजिए मेरे दिल्ली स्टेट में ही एक एसईजेड यूनिट है। सर अगर मैंने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एसईजेड में भेजा, तो वो सप्लाई तो इंटर स्टेट होता है, लेकिन ये मूवमेंट इंट्रा स्टेट मूवमेंट कहलाएगा, और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे दिल्ली के जीएसटी लॉज अप्लाई होते हैं। इंटर स्टेट पे हमेशा सेंट्रल जीएसटी लॉ अप्लाई होते हैं, इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे उस स्टेट के जीएसटी लॉ अप्लाई होते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर ई-वे बिल जो जनरेट किया जाता है, कौन पार्ट ए भरता है, कौन पार्ट बी भरता है, आपको ध्यान रखना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है बाय रोड, तो सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है एज ए कंजाइनर या एज ए रिसिपिएंट, वो अगर ई-वे बिल जनरेट कर रहा है, सर जो भी ई-वे बिल जनरेट कर रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो रहा है, अगर अपने कन्वेंस में कर रहे हो, हायर्ड वन में कर रहे हो, कोई हायर किया हुआ कन्वेंस है, या सर कोई पब्लिक कन्वेंस में अगर आप कर रहे हो, तो उस केस में पार्ट ए भी आप भरोगे, पार्ट बी भी आप ही भरोगे। क्यों सर? क्योंकि आपके पास सारा डिटेल्स अवेलेबल है। पार्ट ए भी आप भरोगे, पार्ट बी बिकॉज आप अपने ट्रक में भेज रहे हो या पब्लिक कन्वेंस में भेज रहे हो, आपके पास व्हीकल का डिटेल अवेलेबल है, डालिए और जनरेट कीजिए।
सर अगर मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया, याद रखिएगा अगर आपने ट्रांसपोर्टर को दिए हैं गुड्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, पार्ट ए आप भर दीजिएगा, पार्ट बी आप मत भरिएगा, आप ई वे बिल को असाइन कर दीजिएगा ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर मूवमेंट होने से पहले ई वे बिल जनरेट कर लेगा, अपना व्हीकल का डिटेल समझ लीजिए, मैंने ट्रांसपोर्टर को दिया, मुझे नहीं पता किस व्हीकल में वो लेके जाएगा, तो बस कोई बात नहीं, आप ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल को असाइन कर दीजिएगा। वो क्या करेगा, मूवमेंट से पहले व्हीकल का डिटेल डालेगा और गुड्स ट्रांसपोर्ट कर लेगा। सर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेल, एयर और वेसल से, तो याद रखिएगा पार्ट ए भी आपको अपडेट करना है, पार्ट बी भी आपको अपडेट करना है, लेकिन रेल का केस में रेलवे रिसीट नंबर, एयर का केस में ई वे बिल, एयरवे बिल नंबर, एंड शिप का केस में बिल ऑफ लेडिंग नंबर जनरली एक बार ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होने के बाद ही मिलता है, तो आप ई वे बिल आफ्टर मूवमेंट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा कब कब आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB01। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले बोल देता हूं, उसके बाद वो समझाऊंगा। सर some important point, transporter may generate consolidated e-way bill in EWB02 indicating serial numbers of all the e-way bills which are there। समझ लीजिए मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे पास 10 ई वे बिल है, 10 ई वे बिल अलग अलग ले जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाइए और 10 ई वे बिल का कंसोलिडेटेड एक ई वे बिल आप जनरेट कर सकते हो EWB02 यूज करके। ठीक है सर। सर क्या ई वे बिल कैंसिल हो सकता है? यस बाबा, ई वे बिल कैंसिल किया जा सकता है, विद इन 24 आवर्स किया जा सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन से पहले। अगर वेरिफिकेशन हो गया 24 घंटे में तो ई वे बिल का कैंसिलेशन नहीं किया जा सकता। सर अगर मैंने ई वे बिल एक स्टेट में जनरेट किया है और मेरे गुड्स समझ लिए कर्नाटका से जा रहे हैं आसाम, रास्ते में तो बहुत सारे स्टेट आएंगे, क्या हर स्टेट में ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? नहीं बाबा नहीं, एक स्टेट में अगर ई वे बिल जनरेट कर दिया वो वैलिड अक्रॉस इंडिया होता है। ठीक है सर। सर मैं रेलवे के केस में तो रेलवे, एयर और शिप के केस में ई वे बिल बाद में भी जनरेट कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ रेलवे के केस में बोला गया है जब आप रेलवे से डिलीवरी लेने जाओगे तो आपको ई वे बिल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो रेलवे डिलीवरी नहीं देगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 50,000 है फिर भी मैं ई वे बिल जनरेट करना चाहता हूं, हाँ बाबा फ्री है, फ्री जनरेट आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50,000 है, लेस देन और इक्वल टू 50,000 है, ऑप्शनल है, क्योंकि मैंडेटरी तब होता है जब ग्रेटर देन 50,000 कंसाइनमेंट वैल्यू होता है। सर एक बात बताइए, ये जो ई वे बिल का पार्ट ए भरना है, ये जो ई वे बिल का पार्ट ए भरना है रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा, या आप एक काम कर सकते हो, आप अपने ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी को भी ऑथराइज कर सकते हो। अगर उनको ऑथराइज कर दिया तो वो भी आपके बिहाफ में पार्ट ए ऑफ GST EWB01 फिल करके, पार्ट बी फिल करके ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, अगर मैंने सप्लाई किया मैं भी ई वे बिल जनरेट कर सकता हूं जिसमें पार्ट ए मैं भरूंगा, अगर मैंने ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी को ऑथराइज कर दिया तो वो पार्ट ए भर के ई वे बिल जनरेट कर लेंगे। ठीक है सर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए मैंने अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई किया है उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना है तो मैं भी जनरेट नहीं कर पाऊंगा सर, ट्रांसपोर्टर भी नहीं कर पाएगा सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड कोरियर एजेंसी भी नहीं कर पाएगा अगर मैंने कुछ डिफॉल्ट किए हैं जो रूल नंबर 138E में बोले हुए हैं। रूल नंबर 138E बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB01। ये बोलता है नो पर्सन मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोरियर एजेंसी कोई भी नहीं, no person shall be allowed to furnish information in part A in respect of outward supply of goods of a registered person who, मतलब मेरे सेल रिलेटेड जो मेरे को ई वे बिल जनरेट करने हैं, परचेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई वे बिल जनरेट कीजिए, लेकिन अगर आप एक पर्सन इन डिफॉल्ट हो तो सेल के लिए आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। कब? सर आउटवर्ड मूवमेंट के लिए, अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो और आपने CMP 08 फॉर 2 consecutive क्वार्टर फर्निश नहीं किया है, ठीक है सर, अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आपने बेसिकली अपना जो रिटर्न है, जो आपका मंथली रिटर्न है या क्वार्टरली रिटर्न है सर, वो भी अगर आपने 2 टैक्स पीरियड के लिए फर्निश नहीं किया है सर, अगर अदर देन ए मतलब अदर देन कॉम्पोजिशन हो और GSTR 1 मैंने 2 महीने या 2 क्वार्टर के लिए सबमिट नहीं किया, एनी 2 मंथ्स और एनी 2 क्वार्टर, तो भी मेरा ई वे बिल पोर्टल बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई के लिए मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा।
उसके बाद अगर मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है अंडर रूल नंबर 21A सब रूल 1, 2 और 2A, तो भी मैं अपना आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा। याद रखिएगा रूल नंबर 138E बोलता है कि एक पर्सन का ई-वे बिल विथ रेस्पेक्ट टू आउटवर्ड सप्लाई वो जनरेट नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी भी जनरेट नहीं कर पाएगा अगर बंदे ने कॉम्पोजिशन डीलर है, सीएमपी 08 2 क्वार्टर के लिए फाइल नहीं किए, नॉर्मल पर्सन है, मंथली रिटर्न 2 क्वार्टर या 2 बेसिकली 2 टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं किए, सर 2 क्वार्टर या 2 महीना जो भी आपको एप्लीकेबल है, जीएसटीआर1 2 महीने या 2 क्वार्टर के लिए फाइल नहीं किए, कोई भी 2 महीने या 2 क्वार्टर, और सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो ड्यूरिंग सस्पेंशन आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते विथ रेस्पेक्ट टू योर आउटवर्ड सप्लाई। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको जनरेट करना है ई-वे बिल, जाइए बेटा जाइए कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दीजिए इन जीएसटी EWB05 और कमिश्नर को अगर सही लगेगा तो EWB06 में कमिश्नर आपको अलाउ कर देगा। अगर कमिश्नर को सही नहीं लगा तो बोलेगा भाग बेटा भाग, और ई-वे बिल आपका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर देगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, यूं तो ई-वे बिल वैलिड होता है अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भरा है, लेकिन सर कुछ केसेस जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको मत काटिएगा, ठीक है सर, कुछ केसेस जो मैं बता रहा हूं समझ लीजिए। कंसाइनर भेज रहा है गुड्स जीटीए को, जीटीए क्या करेगा, इस ट्रक से आपने गुड्स भेजा, जीटीए क्या करेगा, आपकी ट्रक से गुड्स अनलोड कर लेगा बड़ी ट्रक में और फिर गुड्स को लेके जाएगा और फिर छोटी ट्रक में अनलोड किया जाएगा और फिर कंसाइनर के पास पहुंचेगा। इस केस में गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप गुड्स भेज रहे हो जीटीए के पास टू द ट्रांसपोर्टर प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, नंबर 1 ट्रांसपोर्टर के पास भेज रहे हो, नंबर 2 अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, नंबर 3 अगर अप टू 50 किलोमीटर है तो पार्ट ए भरोगे तो भी चलेगा, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर अगर आप गुड्स भेज रहे हो अपने यहां से ट्रांसपोर्टर के पास फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन और सर इंट्रा स्टेट मूवमेंट है लेकिन डिस्टेंस ग्रेटर देन 50 किलोमीटर है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने यहां गुड्स भेज दी है, अब उसने पार्ट बी अपडेट करके या सर पार्ट बी फिल करके गुड्स ले गया आगे। अब एक बार दिल्ली जीटीए गुड्स पहुंच गया है, दिल्ली के गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आप गुड्स जब लेके आ रहे हो तो भी अगर यहां से यहां आ रहे हो और सर बेसिकली ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस से आ रहे हो, इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, अगर अप टू 50 किलोमीटर है तो पार्ट ए होगा तो भी चलेगा, पार्ट बी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 50 किलोमीटर है पार्ट ए तो चाहिए और पार्ट बी में नए व्हीकल का डिटेल भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है जनरली ई-वे बिल मूवमेंट के लिए चाहिए होता है, लेकिन अगर आप समझ लीजिए धर्म कांटे पे भेज रहे हो, वेइंग ब्रिज पे अपने गुड्स को भेज रहे हो और डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर है तो डिलीवरी चालान के साथ वेई करने के लिए भेज दीजिएगा, ई-वे बिल का जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर ग्रेटर देन 20 किलोमीटर है डिलीवरी चालान भी चाहिएगा प्लस ई-वे बिल का भी जरूरत पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा ये चैप्टर जो है बी ग्रेडेड चैप्टर है, 2 से 4 मार्क, कभी कभी 6 मार्क भी पूछ सकते हैं। सर क्या क्या पॉइंट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है? मेरे को लगता है आपको ध्यान रखना है किसको ई-वे बिल जनरेट करना है, आपको ध्यान रखना है कब ई-वे बिल जनरेट करना है, जब आप मूवमेंट कॉज कर रहे हो ग्रेटर देन 50,000, इंट्रा स्टेट मूवमेंट जॉबर को कर रहे हो या इंटरस्टेट मूवमेंट जॉबर को कर रहे हो या इंटरस्टेट मूवमेंट किया जा रहा है बाय हैंडीक्राफ्ट सप्लायर जो बेसिकली एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन था अंडर सेक्शन नंबर 24(1) एंड 24(2). ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्डली आपको कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेंगे, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थली आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सर ई-वे बिल का वैलिडिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कब कब ई-वे बिल का जरूरत नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर रूल नंबर 138E जो है कब कब आपका ई-वे बिल पोर्टल बेसिकली आपका ई-वे बिल जनरेट आप नहीं कर पाओगे, वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो ये लास्ट वाला डायग्राम मैंने आपको समझाया कि वेइंग ब्रिज पे भेज रहे हो अगर अप टू 20 किलोमीटर है तो डिलीवरी चालान के साथ भेज सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेटर देन 20 किलोमीटर डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल दोनों चाहिए होगा। अगर ट्रांसपोर्टर के पास भेज रहे हो अप टू 20 किलोमीटर या प्लस अब डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है तो सर वेइंग ब्रिज पे मैंने बोला था कितना, वेइंग ब्रिज अप टू 20 किलोमीटर डिलीवरी चालान चाहिए, ई-वे बिल नहीं चाहिए। ग्रेटर देन 20 किलोमीटर डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल चाहिए। ट्रांसपोर्टर के पास भेज रहे हो, इंट्रा स्टेट भेज रहे हो अप टू 50 किलोमीटर पार्ट ए चाहिए, पार्ट बी नहीं चाहिए। ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टर के यहां से आपके यहां गुड्स आ रहे हैं तो भी पार्ट ए होगा तो चलेगा अगर 50 किलोमीटर है और इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। इंटर स्टेट मूवमेंट पे पार्ट ए और पार्ट बी में नए व्हीकल का डिटेल भी अपडेट करना पड़ेगा अगर ग्रेटर देन 50 किलोमीटर है। ये पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा। राइट सर,
यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू ई बिल क्लोज करता हूं। होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल।